नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस अब वहां के आम लोगों को भी निशाना बना रहा है और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई, उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ, वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन रूस के बीच जंग के 22 दिन हो चुके हैं। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। बावजूद इसके यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। कीव के बाहर रूस की फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहां करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहां पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के एलेपो या फिर हमा शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники। रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. रूस के आक्रमण के खिलाफ दुनिया के देश भी यूक्रेन का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को दुनिया के कई देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूस के आक्रमण का डटकर सामना कर सके। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। В ходе боя с украинскими националистами, военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них
противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल हैं, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को उधेड़ कर रख दिया है, चाहे T-70 हो, T-80 या फिर T-90 टैंक। ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह की गई हैं। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गई है। Він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас і не розумієте до кінця, просто не знаєте. І тут немає ніяких до вас питань. Просто обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором, бедностью, многолетней изоляцией, очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की ही बात की जाए तो इसकी कामयाबी 90% से ज्यादा है। ऐसे में रूस की सेना को, खासकर व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध में रोज नई नई बातें सीखने को मिल रही है। वो अपने 4 बड़े जनरल गंवा चुके हैं। यही बेचैनी है कि रूस की फौज अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है। मारियुपोल में हुई लड़ाई के बाद जो तस्वीरें आई हैं, वो बहुत डराने वाली हैं। यहाँ अस्पतालों की अफरा तफरी देखेंगे तो जंग के असली मायने आप समझ जाएंगे, क्योंकि युद्ध सिर्फ जान लेता है और इसमें सेना से ज्यादा आम लोग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। इन तस्वीरों का ब्यौरा देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझा जा सकता है कि ये खून खराबा, अस्पतालों में तड़पते ये लोग किस वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल शहर में बहुत खतरनाक जंग देखने को मिली है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये बात तो तय है कि यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी तो यूक्रेन इस तबाही में और गहराई तक डूब जाएगा। रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में आम लोगों की ऐसी तस्वीरें आएंगी तो व्लादिमीर पुतिन जीत कर भी हार जाएंगे। जिस तरह से यूक्रेनी रूस का सामना कर रहे हैं, उससे दुनिया के देश यूक्रेन की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों का यह मानना था कि रूस की सेना के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। वो एक झटके में यूक्रेन को तबाह कर देगा और उस पर कब्जा भी कर लेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 22 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। कनाडा में जेलेंस्की के लिए तालियां बहुत बज रही हैं। जेलेंस्की का साथ देने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में रूस से सीधे टक्कर कौन ले? यही बात इस वक्त नेटो और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। Де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви 24 फरवरी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से बहुत उम्मीद थी। लेकिन जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो से लेकर एमेनुएल मैक्रो तक सब ने जेलेंस्की को बहुत मजबूर बना दिया। जेलेंस्की रोज मैसेज देते हैं, नेटो को झकझोरते हैं, अमेरिका को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेलेंस्की की बात अब तक अनसुनी रही है। फिर भी जेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बना चुकी है। यही ताकत है कि यूक्रेन अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। I talked to Vladimir again yesterday, and of course I understand what he's saying about NATO and the reality of the position, and everybody's always said, and we made it clear to
to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader. And we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कोई तीसरा देश आने से बच रहा है। नाटो कंट्रीज ने भी यूक्रेन को भरोसा तो दिया, लेकिन युद्ध शुरू होने के साथ ही नाटो कंट्रीज ने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि उनको डर है अगर नाटो सेना युद्ध के मैदान में कूदेगी तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये मुकाबला कब तक चलेगा? ये सवाल बार बार जेलेंस्की के दिमाग पर भी चोट कर रहा है। Ті держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутися з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової. ये बात सही है कि 3 हफ्तों से यूक्रेन जो तबाही झेल रहा है, जो रूस के हमले बर्दाश्त कर रहा है, उससे बचाने के लिए पश्चिमी देशों या नेटो ने कुछ खास नहीं किया है। अमेरिका ने जरूर यूक्रेन के लिए 13 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की लीडरशिप और उनकी जिद है जो यूक्रेन को इस जंग में रूस के सामने बनाई हुई है। कीव और खार्किव समेत शहरों में बमबारी की तस्वीरें हर घंटे दुनिया की हेडलाइन बन रही हैं। इन हमलों से बचने के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। Загалом сьогодні зранку, починаючи з 4 години 20 хвилин і до 5:50 сталося у нас 5 масштабних обстрілів, які ворожі снаряди потрапили у нас у 2. Правда, людей никого не было. Ночь. Ой, блин, заколебал. Внимание, расчет. Пуск. तोप के गोलों, मिसाइल और हवाई हमलों से जूझ रही जेलेंस्की की सेना को नेटो ने अकेला छोड़ दिया है। जेलेंस्की शुरू में नेटो से मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि अभी तो ये जंग उन्हें अकेले लड़नी पड़ेगी। Кожна з більш ніж 800 російських ракет, які ударили по нашій державі, є відповіддю на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс. जेलेंस्की की बातें आपने देखी, जेलेंस्की के दावे आपने सुने। जेलेंस्की वो हर बात कर रहे हैं जिससे यूक्रेन का हौसला बढ़े और रूस की फौज बेइज्जत महसूस करे। एक लीडर के तौर पर जेलेंस्की की ये सबसे बड़ी खासियत रही है। यही वजह है कि पुतिन का किरदार इस पूरे युद्ध में जेलेंस्की के आगे छोटा साबित हुआ है। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को उसके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, ताकि 2022 में ही 2024 का संदेश चला जाए। इसके लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भव्य तरीके से करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी सौंपी है। यूपी के महासंग्राम 2022 में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष को पटखनी देने के बाद बीजेपी अब शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर करना चाहती है, ताकि 2022 में ही 2024 का संदेश चला जाए। पीएम मोदी इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं। 2019 में
जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह। होली के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे। 21 या 22 मार्च को लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी की मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी। इसके लिए करीब 24 से ज्यादा मौजूदा मंत्रियों के साथ नए चेहरों को भी शामिल करने की रणनीति बनाई है। यूपी में बीजेपी की नई सरकार में सीएम योगी के साथ 40 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। बड़ी बात यह कि जितना दिव्य और ये भव्य कार्यक्रम होगा उतने ही खास मेहमान यहाँ पर आएंगे। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कई बार वो दिल्ली गए हैं, आज भी वो दिल्ली में मौजूद है, कई बड़ी बैठकें हो रही हैं। इस बीच खास मेहमानों की लिस्ट को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। अब तक की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, कई संगठन के बड़े दिग्गज नेता, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बड़ी बात यह कि बीजेपी इसी के जरिए 2024 को भी लेकर बड़ा संदेश देना चाहती है। लिहाजा होली के बाद होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारी इस तरीके से की जा रही है ताकि पूरे प्रदेश में कमल खिलाने को लेकर बड़ा संदेश जाए और कार्यकर्ता इससे उत्साहित हो और 2024 के लिए अभी से काम करना शुरू कर दें। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में कार्यक्रम। शपथ ग्रहण के लिए इस बार स्मृति उपवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को चुना गया है। स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के पीछे की वजह ये है कि बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है और माना यह जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बड़ी बात ये कि ये जो स्टेडियम है इसको लेकर इसके पहले ही बीजेपी सरकार की ओर से एक लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया गया था, जिसके बाद से स्पेस को लेकर अधिकारियों का ये मानना है कि यही वो जगह है जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में अलग अलग हिस्सों में आ सकते हैं और इसके अलावा जो मेन ग्राउंड है वहां पर भी एक भव्य कार्यक्रम किया जा सकता है। लिहाजा अब तक की तैयारियों के मद्देनजर अधिकारियों की पहली पसंद यही इकाना स्टेडियम है, जहां पर माना जा रहा है कि योगी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। 37 साल बाद मिला ऐतिहासिक मौका। यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को भव्य रूप देने में जुटी है। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम को शपथ ग्रहण के लिए इसलिए चुना क्योंकि इसमें करीब 1 लाख लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा 1000 कार और 5000 बाइक्स इस स्टेडियम के कैंपस के अंदर खड़ी हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर स्टेडियम कैंपस के अंदर अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े LED स्क्रीन भी हैं, जिससे शपथ ग्रहण को लाइव दिखाया जा सकता है। स्टेडियम में 5 गेट हैं, 2 मेन एंट्री गेट और 3 अलग अलग गेट हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद जहां एक तरफ सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।